जय हिंद साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आवेश की संकल्पना होती क्या है। तो आइए चलिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। हम लेते हैं एक तत्व जिसका नाम है पोटेशियम और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 19 और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी होती है 19। देखिए, यह पोटेशियम क्या है कि अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। इस पूरा करने के चक्कर में एकदम पगलाया रहता है। ये कहता क्या है कि हम एक काम करते हैं, अपने अंदर से के इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जिसके कारण से हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा और हम अस्थायी हो जाएंगे। इसलिए यह जो पोटेशियम है यह अपने लास्ट कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो अब होता क्या है कि इस पोटेशियम के ऊपर आ जाता है एक प्लस। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस पोटेशियम के ऊपर आ जाता है एक प्लस। और अब जब हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह जाती है 18 और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 19। तो हम देखते हैं कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 था, अब इसमें 18 हो गया। प्रोटॉन पहले भी 19 था, अब भी 19 है। यानी जो कमी आई है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आई है। यानी हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इस पोटेशियम के ऊपर धनावेश आ गया है। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले लिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2,6 होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह होती है 8 और इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो भी होती है 8। तो देखिए, अब यह ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के लास्ट कोष में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी पगलाया रहता है, ये सोचता है कि भाई हमारा भी अष्टक पूरा हो जाए और हम अस्थायी हो जाएं। इसके चक्कर में देखिए करता क्या है, इसके लास्ट वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए चाहता क्या है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए करता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, एक ग्रहण करता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है डबल माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है डबल माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है डबल माइनस। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10 और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो अभी भी है 8। तो हम देखते हैं इस पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 थी, अब 10 हो गई। प्रोटॉन की संख्या पहले 8 थी और अभी भी 8 है। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हुई है वह वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसके ऊपर धनावेश आता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसके ऊपर ऋणावेश आता है। तो आइए इसके आधार पर हम आवेश की संकल्पना की परिभाषा देखते हैं। देखिए, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, देखिए जैसे कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो इसके ऊपर ऋणावेश आया है, और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। जैसे कि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो उसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हुआ है। देखिए, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देते हैं, प्रोटॉन के आधार पर नहीं देते हैं। और दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण जैसे कि मान लीजिए एक परमाणु है। परमाणु के बीचों बीच में हम जानते हैं कि धनावेश भाग होता है, जिसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अब देखिए, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चक्कर लगाता है। अब हम करते क्या है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाता है। तो अब देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं यह दोनों एक दूसरे से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। यानी कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल, यह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एक दूसरे से प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होता है, जो एक बहुत ही मजबूत बल होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम प्रोटॉन को नाभिक से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल से बंधा होता है, इसे हम क्या करते हैं आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है।
यही कारण होता है कि हम आवेश की जो संकल्पना होती है वह केवल इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देते हैं, प्रोटॉनों के आधार पर नहीं देते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आइए हम इसे समझते हैं। देखिए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं दो वस्तुओं को, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। हम दो वस्तुओं को लिए हुए, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, और ये जो दोनों वस्तुएं हैं, ये दोनों की दोनों वस्तुएं जो हैं उदासीन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ये दोनों की दोनों वस्तुएं जो हैं उदासीन है। देखिए हम करते क्या है, यह जो ए वाली वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब हम इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, अर्थात यह वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब इसके ऊपर आ जाता है -1, क्योंकि अभी अभी हम समझे हैं कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो उसके ऊपर -1 आता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। जो आवेश का मान होता है वह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब देखिए तो इसका जो आवेश आएगा वह आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और देखिए अगर यह जो बी वाली वस्तु है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे रही है। जब यह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, अर्थात इस वस्तु के ऊपर आएगा धनावेश, यानी इसके ऊपर भी जो आवेश आएगा वह आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए अगर किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ऊपर आवेश आता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब भी उसके ऊपर आवेश आता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके ऊपर -1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश आता है। अगर उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके ऊपर +1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश आता है। देखिए अगर वस्तु ए को हम कह दें कि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण की है, तब इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो आवेश आएगा वह आएगा 2 × 1.6 × 10⁻19। अगर हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, तब इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, तो हमें 2 की जगह पे लिख देंगे 3। अगर कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो हम कह देंगे 4। अगर हम कहते हैं कि यह जो वस्तु है यह n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण की है, तब यह इस 4 की जगह पे आ जाएगा आपका n, यानी n जो है इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या है। और देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से, और बराबर n × इसे हम लिख सकते हैं E। इसमें जो आवेश आया है और ऋणात्मक आया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस। तो हमारे लिए जो फार्मूला हो जाएगा Q बराबर n × E। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस वस्तु की बात करते हैं, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा वह आएगा 1 × 1.6 × 10⁻19। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाले हैं, तब इसके ऊपर आएगा 2 × 1.6 × 10⁻19। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कहेंगे 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि यह जो वस्तु है इसके अंदर से n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी कि इसमें से n इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया है, तब बताइए इसके ऊपर कितना आवेश आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 की जगह पर हम लिख देंगे n, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है। तो हम लिखेंगे, आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से, तो बराबर हो जाएगा n × E। अब यहाँ पर होगा धनात्मक, क्योंकि इसके ऊपर धनात्मक आवेश आया है, तो हमारे लिए फार्मूला बन जाएगा Q बराबर n × E। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसके ऊपर जो आवेश आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इसके ऊपर जो आवेश आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। अतः हम इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं Q बराबर ±n × E। यह हो जाएगा हमारा फार्मूला। देखिए जहां पे n जो होता है, जो n होता है, यह हमारा होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यह जो संख्या होती है यह 1 2 3 4 डैश डैश डैश
n तक हो सकती है। देखिए यह जो संख्या होती है यह तो ना तो दशमलव में होगी और ना ही बटे में होगी और ना ही कड़ी में होगी, हमेशा ये 1 2 3 4 5 6 के रूप में यह संख्या आपको मिलेगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे टॉपिक पढ़ाते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तब तक। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान में परिवर्तन। तो आइए समझते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन होता कैसे है। हम इसको समझने के लिए 3 वस्तुओं को लेते हैं और तीनों के तीनों जो वस्तुएं हैं वह उदासीन है। देखिए यह वस्तु ए है, यह वस्तु बी है और यह वस्तु सी है। 3 वस्तुएं हैं। अब जरा देखिएगा, इसमें तीनों जो वस्तुएं हैं उदासीन वस्तुएं हैं। मान ले रहे हैं कि इस वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 10 है और प्रोटॉन की जो संख्या है वह भी 10 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 10 है और प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी 10 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी 10 है। तीनों वस्तुएं जो है उदासीन है। तो फिर आगे आप देखिए हम करते क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg, इतना होता है। अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके द्रव्यमान में इतने की वृद्धि होगी, अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके द्रव्यमान में इतने की कमी होगी। तो देखिए हम करते क्या है, ये जो वस्तु ए है इस वस्तु को हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तब इसके द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है वह होती है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg की। इतना इस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि कितना हुआ है। तो हम निकालेंगे वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि। तो हम निकालेंगे द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि। देखिए द्रव्यमान में वृद्धि निकालेंगे कैसे, देखिए हम कह रहे हैं कि इस वस्तु को जब हम एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है। 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg होता है। तब उसके ऊपर इतना द्रव्यमान वृद्धि हो जाएगा। अगर हम इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तब हम गुणा कर देंगे, एक की जगह यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तब हम कहेंगे अब इस वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि होगी वह इतने की होगी। अगर इस वस्तु को हम 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तब इस 2 की जगह हम लिख देंगे 3, यानी हम कहेंगे कि इस वस्तु में अब इतने द्रव्यमान की वृद्धि होगी। अगर हम इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन देते हैं तो अब हम यह जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है अब वहां पर हो जाएगी n। और हम यह देखते हैं कि जो 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg है वह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो हम इसे लिख सकते हैं, n इंटू m e। हम इसे लिख सकते हैं n इंटू m e। तो यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है इसलिए, और यह इस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है इसलिए हम इसे लिखेंगे प्लस से, यानी प्लस का हो जाएगा n इंटू m e। आगे अब हम देखते हैं वस्तु जो C है इसके बारे में। देखिए हम क्या करते हैं कि यह जो वस्तु C है, मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, यानी इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगी। अब देखते हैं इसके द्रव्यमान में कमी कितने की आती है, यानी लिखेंगे द्रव्यमान में कमी। द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, हम इसमें से निकालें एक इलेक्ट्रॉन और गुणे कर देंगे 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg से। अगर हम कहें कि इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब इसके द्रव्यमान में कितने की कमी आएगी, तो हम यहाँ पर 1 की जगह लिख देंगे 2। अगर हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 की जगह लिख देंगे 3। और हम यदि कहते हैं कि इस वस्तु से हम n इलेक्ट्रॉनों को निकाले हैं तो अब बताइए इसके द्रव्यमान में कितने की कमी आएगी। तो हम यहाँ पर 3 की जगह पर लिख देंगे n, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं n इंटू m e। और इसे हम लिखेंगे माइनस में, क्योंकि इसके द्रव्यमान में जो हुई है कमी हुई है। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। तो आगे हम देखते हैं कि द्रव्यमान में अंतर, तब हम देखेंगे कि द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान में अंतर होगा कितना। देखिए द्रव्यमान में अंतर कितने का होगा, या तो द्रव्यमान बढ़ेगा या तो द्रव्यमान घटेगा।
तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो हम प्लस में लिखेंगे, द्रव्यमान घटेगा तो हम माइनस में लिखेंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस n इंटू एम ई, और द्रव्यमान में अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एम से, तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस n इंटू एम ई, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां n बराबर होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 1 2 3 डैश n तक हो सकती है। देखिए यह जो वस्तु A है, इसे जब हम इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए इस वस्तु के ऊपर जो आवेश आता है वह आता है ऋणावेश। और जो वस्तु B है हमारी, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए यह वस्तु अभी भी रहेगी हमारी उदासीन। और जो वस्तु C है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाले हैं, इसलिए इस वस्तु के ऊपर जो आवेश आएगा वह आएगा धनावेश। देखिए हो क्या रहा है कि जो वस्तु A है इसमें हम इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और जो वस्तु C है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका द्रव्यमान घटेगा, और जो वस्तु B है इसमें से इलेक्ट्रॉन ना ही निकला है ना ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया, इसलिए इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि केवल और केवल A की हुई है और द्रव्यमान में कमी केवल और केवल C की हुई है। बाकी जो B वाला है उदासीन वस्तु, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से ज्यादा होता है और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो देखिए ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। देखिए ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। देखिए धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है उदासीन वस्तु से कम है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी इसके आगे हम अब कल से शुरुआत करने वाले हैं कि आवेशन होता क्या है, यानी कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम कल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।